Assalamualaikum class. So starting from today's lecture, केमिस्ट्री का हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगी एटम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, सही है। इसके अलावा हम शेल्स और सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। As we all know, everything is made up of atoms. हमें पता है कि एटम ही एक ऐसा बेसिक पार्टिकल है जिससे तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर सॉल्ट और शुगर और टेक वाटर एज एन एग्जाम्पल। दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। इसके अलावा अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हम प्लांट्स की एग्जाम्पल ले लें, हम एनिमल्स की एग्जाम्पल ले लें, हम ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ले लें, तो ये सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एटम? क्या चीज़ है जो एटम को बनाती है और एटम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है एटम में 3 टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। द नंबर 1 इज प्रोटॉन, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। एंड वी ऑल नो कि एटम के पास, एटम का जो स्ट्रक्चर, उसकी शेप है दैट इज स्फेरिकल लाइक अ बॉल, ठीक है। और इस तरह से हम देखें तो तमाम एटम्स का एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप होती है उनका, एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है। उनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सेंटर में एटम के एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, सही है। इसके बाहर एक पाथ होता है जिसको हम कहते हैं शेल। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अराउंड एक पाथ होता है जिसको हम कहते हैं शेल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस पाथ में, इन शेल्स में, अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और क्या चीज़ है ऐसी जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द मूव करने पर, रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रही है, ठीक है। तो आपको पता है, या आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहेंगे इसको, ऐसी अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के गिर्द मूव करने पर, रिवॉल्व करने पर कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दीज ऑपोजिट चार्जेस। ओके, देन नेक्स्ट कम्स के न्यूट्रॉन्स का क्या काम है। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स क्यों हैं? तो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ये सिर्फ इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करने के लिए या स्टेबल रखने के लिए होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, वी से एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। नाउ व्हाई एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल? इसमें तो प्रोटॉन्स हैं दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो एटम न्यूट्रल पार्टिकल कैसे है? हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम की, द सिंपलेस्ट एटम, ओके। इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन होता है और इसके अराउंड एक शेल है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक प्रोटॉन होता है, इस पर +1 चार्ज होता है, सही है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इन दोनों चार्जेस को देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एंड प्रोड्यूस जीरो इफेक्ट, और हम कहें कि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्ट्रक्चर को। इस वजह से हम कहते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। कैसे कि देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में सेम होते हैं। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, जीरो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। हम कह सकते हैं कि एटम इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल है। नाउ ये तो हो गई थी बात सिंपलेस्ट एटम की। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हीलियम एटम की हम अगर बात कर लें, इसमें न्यूक्लियस में सेंटर में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और इसका एक शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 2-2 होते हैं, सही है। अब अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो 2 प्रोटॉन्स आ गए हैं, हाइड्रोजन का तो एक प्रोटॉन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स आ गए हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये दोनों प्रोटॉन्स, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस वाले स्पीशीज, हम कहें कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होंगे क्या? कर रहे होंगे ना। यस, दीज बॉल्स आर रिपेलिंग ईच अदर, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं।
ठीक है, और हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इसके लिए इसकी वजह से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, हम तो कहेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस वाले प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसकी वजह से तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। लेकिन न्यूट्रॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स का यही काम है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, वो इन दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान आ जाते हैं और इन दोनों की रिपेलिंग फोर्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करते हैं, और एटम का स्ट्रक्चर एज अ होल एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है, उसमें न्यूक्लियस डिस्टर्ब नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये थी दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स की कहानी, जिसमें दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आ गए और दो इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स लिथियम एटम। लिथियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें पता है, हमारे पास जो लिथियम का एटम है उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होते हैं, उसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही है। अब प्रोटॉन्स के ऊपर जो सेम चार्जेस हैं उनकी वजह से, सेम चार्जेस की वजह से जो रिपल्जन प्रोटॉन में हो रही होती है उसके इफेक्ट को तो मिनिमाइज करने के लिए न्यूट्रॉन्स अपना रोल प्ले कर लेते हैं, ओके हो गया, सही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी तो सेम चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। जब ये ज़्यादा हो जाएं, एक दूसरे के करीब करीब हो जाएं, तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सही है। उसके लिए क्या होता है कि लिथियम के एटम में एक नेक्स्ट शेल होता है, सही है। लिथियम के एटम में एक ही शेल नहीं होता, एक और भी शेल होता है, सेकंड शेल भी होता है, सही है। उससे क्या होता है कि जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके नेक्स्ट शेल में चला जाता है, ओके। इससे इन दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन कम हो जाती है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में चला जाता है और इनकी रिपल्जन कम होती है, स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है, ओके। देन इन शेल्स को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम एंड एन से, ओके हो गया। अब जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, सही है, और इसको कहते हैं हम डुप्लेट, ओके। एंड द नेक्स्ट शेल, नेक्स्ट कंसेक्टिव सक्सेसिव हम जितने भी शेल्स देखते जाएं, नेक्स्ट और फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, हायर एटम्स में हम नेक्स्ट एटम्स की बात करें अगर, तो उनमें क्या होता है कि नेक्स्ट शेल्स में टोटल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इस चीज़ को कहते हैं हम ऑक्टेट, सही हो गया। नाउ व्हाट आर शेल्स एंड सब शेल्स, उनकी हम बात करते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं और इनसे नेक्स्ट क्या होता है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, we all know there are fixed paths around the nucleus in which electrons revolve, okay। और इन paths को हम कहते हैं shells और energy levels, अभी हमने पढ़ा, okay। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन shells को और energy levels को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, small n, okay। नाउ अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखें एटम का, उसमें ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, इट इज फर्स्ट शेल, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 से। इससे नेक्स्ट शेल अगर आ जाता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। इससे अगर नेक्स्ट शेल आता है किसी एटम के स्ट्रक्चर में तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल्स टू 3 से, और अगर इससे नेक्स्ट शेल आता है फोर्थ शेल तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल्स टू 4 से। नाउ दिस फर्स्ट शेल, इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया। सेकंड शेल को हम के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज l। थर्ड शेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं m, और फोर्थ शेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं n, कैपिटल N, ओके। नाउ when I say n is equals to 1 then it means it is k shell। जब हम कहें n is equals to 2 है तो इसका मतलब है कि ये l shell है, ठीक है। जब हम कहें n is equals to 3 है तो इसका मतलब है कि ये m shell है, ओके। और जब हम कहें n is equals to 4 है तो इसका मतलब है it is n shell। नाउ ये तो बात हो गई शेल्स की, ठीक है। एंड देन नाउ अभी हम सबको पता है कि शेल्स में फर्दर सब शेल्स होते हैं, हर शेल में फर्दर सब शेल्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से S, P, D एंड F, ठीक है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट शेल की, दिस वन, तो इसका सब शेल होता है S। अगर हम सेकंड शेल की बात करें, दिस वन, तो इसका सब शेल होते हैं P एंड S एंड P। अगर हम नेक्स्ट शेल की बात करेंगे थर्ड वन, तो इसमें सब शेल्स हैं S, P एंड D। और अगर हम बात करें इस फोर्थ शेल की तो इसमें सब शेल्स हैं S, P, D एंड F, ओके। अब इसको कैसे याद करना है कि जब n इक्वल्स टू 1 हो तो इसका मतलब है एक सब शेल है, सही है। जब n इक्वल्स टू 2 हो इसका मतलब है दो सब शेल हैं,
जब n इज इक्वल्स टू 3 हो, इसका मतलब है 3 सब शेल हैं उस शेल में, और जब n इक्वल्स टू 4 हो तो इसका मतलब है कि उस शेल में 4 सब शेल्स हैं। सही हो गया। इसके अलावा अगर हम इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हम देखें न्यूक्लियस से हम मूव करें बाहर की तरफ, फर्स्ट शेल से हम बाहर की तरफ आउटर शेल्स की तरफ मूव करें, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास एक सब शेल है, इट इज s। नेक्स्ट शेल में अगर हम देखें तो हमारे पास दो सब शेल्स आ जाते हैं, s और p, यानी कि एक सब शेल की एडिशन हो गई। ठीक हो गया। अगर हम इससे नेक्स्ट सब शेल को देखें, ये थर्ड शेल है, तो इसमें देखें तो ये S, P एंड D तीन सब शेल्स आ गए हैं, तो एक सब शेल की मजीद एडिशन हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पर कंसेक्टिव और सक्सेसिव एडिशंस हो रही होती हैं नेक्स्ट शेल्स की, सब शेल्स की। ठीक है। फोर्थ शेल को देखें तो उसमें एक और सब शेल की सक्सेसिव एडिशन है, दैट इज F सब शेल। सही हो गया। इसके अलावा अब अगर मैं कहती हूँ n इक्वल्स टू 1 है, दिट इज के शेल। ठीक है। इसका मतलब है इसमें एक सब शेल है, दैट इज s, जिसको हम ये स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ ये जो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सब शेल इस फर्स्ट शेल से बिलोंग करता है। अगर तो मैं लिखूं n इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स l शेल, तो इसमें हम दो सब शेल्स लिखेंगे s एंड p, और इनके साथ हमने ये 2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड शेल को। ठीक है। ये दोनों सब शेल्स सेकंड शेल के हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड शेल में देखें, n इज इक्वल्स टू 3 को देखें, तो इसका मतलब है m शेल। सही है। और इसमें तीन सब शेल्स हैं s, p एंड d, और इनके साथ ये जो 3 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 3 शेल के सब शेल्स हैं। सही हो गया। इसके नेक्स्ट अगर हम फोर्थ शेल को देखें, जब n इक्वल्स टू 4 होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास n शेल है, और इसमें 4 सब शेल्स होते हैं s, p, d एंड f, और इनके साथ ये जो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये p शेल, जैसे अब ये है, ये p सब शेल इस फोर्थ शेल का सब शेल है। सही हो गया। इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ 3s एंड 4s, तो इसका क्या मतलब हो गया, s जो सब शेल है ये इस 3 शेल का सब शेल है। ओके हो गया। और 4s को अगर आप देखें तो इसका मतलब है ये s जो सब शेल है ये इस 4 शेल का सब शेल है। ठीक हो गया। यहाँ तक तो बात हो गई शेल की। इससे नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास बात आ जाती है ऑर्बिटल्स की। नाउ व्हाट आर ऑर्बिटल्स? हमने शेल्स और सब शेल्स को देख लिया। ऑर्बिटल्स क्या हैं? हमारे पास ऐसे रीजन्स जिनमें सब शेल्स के वो रीजन्स, द रीजन्स ऑफ सब शेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। इट मीन्स सब शेल्स में वो रीजन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं। सही है। हम सब शेल्स में 3 डायमेंशनली अगर देखें तो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, उस एरिया को, उस रीजन को हम कहेंगे ये हैं ऑर्बिटल्स। सही हो गया। अब अगर हम सब शेल की बात करें, एस सब शेल की, तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट अगर हम पी सब शेल की बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डी सब शेल की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। सही हो गया। आपको समझ आ गई एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सही है। एटम बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का। सही है। इसके अलावा एटम में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, उसके अलावा हमने फिर एटम्स में शेल्स को देखा, सब शेल्स को देखा एंड देन ऑर्बिटल्स को देखा। ओके हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।